आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। सनमार्ग लाइव 7 की खास पेशकश दो टूक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बलिया से निकलकर बिहार की सियासत में अपनी धाक जमा रसूल बलियावी आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। बलियावी साहब राज्यसभा के सांसद रहे हैं, वर्तमान में जदयू के विधान पार्षद हैं और पार्टी के लिए लगातार जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। और अब जो नई जिम्मेदारी इनको मिली है वो पश्चिम बंगाल को संभालने की मिली है। बड़ी शख्सियत हैं बलियावी साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बलियावी साहब, एक बड़ा सवाल है, गुलाम भी आप ही हैं, रसूल भी आप ही हैं और बलियावी भी आप ही हैं। एक नाम के साथ इतना एडजेक्टिव क्यों? ये तो मेरा ईमान है और मेरी आस्था है और यही मेरी मुक्ति का मूल मंत्र है कि मैं अपने रसूल का गुलाम। दूसरा, ये सौभाग्य हमें प्राप्त है कि मैंने अपने उस भूमि को अपने नाम से जोड़कर जो पूरे विश्व में जिस भूमि को बागी बलिया के नाम से अंग्रेजों ने प्रचलित किया और हमारे अग्रज पूर्वज बलिया के थे। जब मैंने जीतू पांडे की, मंगल पांडे की और अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास पढ़ा तो हमको लगा कि ये हमारे लिए गर्व की और फख्र की बात है कि मैं अपने नाम के साथ बलिया को जोड़ कर रखूं ताकि हमारे उन महान भावों की और उन स्वतंत्रता सेनानियों को अपने से बिल्कुल उनसे मैं करीब रहूं और दुनिया मुझे जाने कि अंग्रेज़ों ने बागी बलिया कहा था और उसी मिट्टी का ये गुलाम रसूल है जो अपने पूर्वजों की, स्वतंत्रता सेनानियों की, जंग आज़ादी के मुजाहिदों की तारीख को अपने नाम के साथ जोड़ कर रखा है। ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। लेकिन आज़ाद भारत में गुलाम साहब, गुलाम नाम अच्छा लगता है क्या? गुलाम किसके हैं आप? जनता की मोहब्बत के गुलाम हैं? मैं नाम से गुलाम रसूल हूँ और ये मेरी आस्था है, मेरी मुक्ति का मंत्र है। किसी का नाम राम होता है तो राम थोड़ी हो जाता है। गुलाम राम जो किसी कंट्री के अध्यक्ष भी हैं। आपको लगता नहीं है कि राम का नाम लेकर आप लोग गुनाह कर रहे हैं? ऐसा है कि लफ्ज़े राम कहने से किसी का धर्म बदल नहीं जाता है और कोई रसूल कह दे या कुरान कह दे तो वो अपने धर्म से निकल नहीं जाता। आपके मौलानाओं को तो आपत्ति है राम के नाम से, फिर गुलाम साहब राम का नाम क्यों ले रहे हैं? ऐसा है कि हमें लगता है कि किसी व्यक्ति की सोच हो सकती है, किसी व्यक्ति की अपनी मानसिकता हो सकती है, लेकिन किसी आलिम ने लफ्ज़े राम से पर आपत्ति नहीं जताई है। हाँ, ठीक है कि कुछ नामों का, कुछ शब्दों का राजनीतिक माइलेज लेने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। जो हमारी इतिहास है, जो धरोहर है, जो तहजीब है, वो ये है कि हम किसी को बुरा क्यों कहें। अगर कोई पर्सनल लाइफ में भी बुरा है और उसके बीच कुछ अच्छाइयाँ हैं तो हम उन अच्छाइयों को लेने। गुलाम साहब, आपको लगता है कि श्री राम राजनीति के एक बड़े आधार रहे हैं और यही वजह है कि जब जब जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, क्योंकि आपने राम की चर्चा की अभी, इसलिए लिहाजा ये सवाल मेरे जहन में आया, जब जब जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पर श्री राम को लाया जाता है। देखिए, जो आस्था की चीज़ें हैं ना, उसको राजनीति का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। बना तो रहे हैं आप लोग। और जनता दल यू का जो कैरेक्टर रहा है, जनता दल यू की जो पहचान रही है, और हमें प्राप्त है कि मैं उस नेता के नेतृत्व में
और उस नेता के नेतृत्व के साथ साथ उनके विजन, आइडियोलॉजी, सोच और उनके कार्यशैली से मैं ही नहीं, देश का और देश के बाहर के हर वो संजीदा व्यक्ति प्रभावित है। और उन्होंने जनता दल यू के हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा भी भेजा, विधान परिषद में भी अभी हूँ, पार्टी में रह करके भी काम करता हूँ। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब रहा ये कि जनता दल यू का कैरेक्टर रहा है, जनता दल यू की छवि रही है कि वो धार्मिक, पंथवाद, धर्मवाद को एक तरफ करके समाजवाद, विकासवाद, विचारवाद, समन्वयवाद, प्रेमवाद की लकीर खींचे हैं आपको। आप जब लोजपा में थे, मुझे याद है कि आप उस समय नीतीश कुमार के खिलाफ हुआ करते थे। ये पार्टी की व्यवस्था थी या फिर गुलाम रसूल बलियावी की? देखिए, मैं तो पहले बता दूं कि मैं एक्सीडेंटल तौर से राजनीति में गया था। मैं तो जिस सेक्टर से हूं और उस सेक्टर में आज भी उसी शैली और उसी भाव के साथ हूं। भागलपुर में दंगा हुआ और भागलपुर के दंगा पर पूरी दुनिया की इंसानियत एट ए टाइम चीख पड़ी कि ये बिहार में क्या हो गया। और वहां मैंने रिलीफ कैंप लगाया 1.5 साल तक भागलपुर के गांव में, गलियों में। आज भी मैं जब उन क्षेत्रों से गुजरता हूं तो उस जमाने की जो रिलीफ कैंप में, हमारे इदारे शरिया के रिलीफ कैंप में जो बेटियां थी, जो माएँ थीं, जो जीवित हैं, जब पता चलता है बलियावी आने वाला है तो मैं आज भी जनाब भावुक हो जाता हूं। और चूंकि मैं वहां रह करके उन अनाथों के बीच, बेवाओं के बीच, लुटे हुए लोगों के बीच, गरीबों के बीच मांग मांग करके मैंने चूल्हा जलाया था जनाब। और मुझे वो यही दिन याद है कि एक एक दिन में 10-10 लाशें उठाई थी मैंने। लेकिन यही देश का इकलौता नेता नीतीश कुमार हैं। जब 2005 में सत्ता में आए तो उन्होंने उस भागलपुर दंगे की दोबारा जांच कराई, लूटे हुए खेत वापस कराए, बेवाओं को पेंशन दिया, आज भी मिल रहा है। जिनके घर मकान थे उसको फिर वापस कराया और भागलपुर दंगा के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया। और जो लोग समय डर के मारे एफआईआर नहीं कर सके थे, उनका एफआईआर भी हुआ और 3 साल के अंदर अंदर उस विशेष अदालत ने उन 42 लोगों को दंडित किया और कानून के माध्यम से उनको सजा दिलाई। तो हमको लगा न्याय के साथ भी करने वाला, सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी पंथ, सभी तबके को एक साथ परोकर केवल विकास की बात करने वाला कोई व्यक्ति है तो नीतीश कुमार है। गुलाम साहब, बहुत अच्छी बात है कि आपके जो लीडर हैं निश्चित तौर पर उनकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन जो एक बड़ा सवाल है कि आपको ये याद होगा कि 15 साल के शासन में जब जब पहले कैबिनेट का विस्तार हुआ तो माइनॉरिटीज़ को जगह दी गई, लेकिन इस बार के कैबिनेट में अभी तक माइनॉरिटीज़ को जगह नहीं मिली है। नीतीश कुमार का अल्पसंख्यक प्रेम क्या सिर्फ एक छलावा भर है? ये किसी व्यक्ति की सोच हो सकती है। सर, सवाल है आपसे। अब भी जो कैबिनेट का गठन हुआ है वो सबके सामने है। फुल गठन नहीं हुआ है। कम समय में सामने के कार्यों को संचालित करने के लिए एक गठन हुआ है। अब भी विस्तार बाकी है। सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने आपसे सवाल किया था कि 15 साल के टेन्योर में जब जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं, अपने साथ एक अल्पसंख्यक मंत्री निश्चित तौर पर वो साथ बनाते हैं। इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया? ऐसा है कि इस पर कोई किंतु परंतु नहीं है।
अल्पसंख्यक से कोई मंत्री नहीं है, ये हमसे ज्यादा माननीय मेरे नेता श्री नीतीश कुमार जी के मन में है। और हमको लगता है जैसे ही विस्तार होगा इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो वैसे एक बड़ा सवाल है, आज़ादी के 74 साल हो चुके हैं, एक आज़ाद भारत में रहते हैं हम लोग। आपको लगता है कि साक्षरता के मामले में आज भी जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उसको हम लोग माइनॉरिटी कहते हैं, वो काफ़ी पीछे है? सिर्फ साक्षरता ही में नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, उसी के लिए सच्चर कमीशन का गठन हुआ था। और लोग चिल्लाते रहे कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को पार्लियामेंट के पटल पे लाया जाए, लेकिन पार्लियामेंट के पटल पर यूपीए गवर्नमेंट ने भी नहीं लाया। लेकिन हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने उस सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए बिहार में मुख्यमंत्री बनने के बाद शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से ऊपर उठाने का जो प्रयास किया है, ये उसी की देन है। और आप देख सकते हैं कि अभी जो हज हाउस में स्टेट सर्विस कमीशन क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए स्पेशल कोचिंग का इंतजाम, माइनॉरिटीज स्कूल्स का एग्जाम, मदरसों के उत्थान का, आंगनबाड़ी और तालीमी मरकज का, तो ये जो ग्रास रूट से, जो गांव गंवई टोले बसावटों में बच्चे हैं, जो बकरी चराते थे, जो किसी न किसी काम में लगे रहते थे, वही सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में आया। और उसको माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उसको लागू करके इस कम्युनिटी को ऊपर उठाने का प्रयास किया है, और आज उसका नतीजा अब दिखने लगा है। सर, हिंदुस्तान में 17% आपकी आबादी है, फिर भी अल्पसंख्यक कहे जाते हैं आप लोग, कैसा लगता है सुनने में? देखिए जी, ये लफ्ज़े अल्पसंख्यक जिस किसी ने भी क्रिएट किया, सम्मानजनक शब्दों के साथ ये गाली दिया है। और पर्सनली मैं कहता हूं कि अल्पसंख्यक जिस किसी पार्टी की सरकार ने या सत्ता ने हमको अगर अल्पसंख्यक कहा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके सामने हमारे रिलीजियस के साथ साथ शैक्षणिक, इसलिए कि मैं देख चुका था, बारीकियों से समझ चुका था कि हज सब्सिडी के नाम पर जो धन आवंटन होता था वो हाजियों को नहीं मिलता था, एयर इंडिया के कर्मचारियों को और एयर इंडिया के एम्प्लॉइज में बंटता था। उस वक्त मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि जनाब, अगर आप चाहते हैं तो आप ग्लोबल टेंडर करा दीजिए और पूरी दुनिया की एयरलाइंस कंपनियों को बुलाइए, जिसका कम किराया होगा उससे हाजी चला जाएगा। तो उससे हमारे भारत के उन लोगों का जो हज करना चाहते हैं, जिन पर हज फर्ज है, उनको सहयोग मिल जाएगा। ये सब्सिडी के नाम पर जो कुछ संगठन तथा कथित लोग जो भाषण देते, गालियां देते, तो मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि साहब, आप अपमान मत कराइए हमारा, और हमारे स्वाभिमान पर पत्थर मत मारिए। हज सब्सिडी खत्म कर दीजिए और ग्लोबल टेंडर करा दीजिए, पूरी दुनिया की एयरलाइंस कंपनियां आ जाएंगी। और हमको लगता है कि आज भी अगर ये हो जाए तो जितने हज पे जाने वाले मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, हमको लगता है ये संख्या बल इसका सीधे 5 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि जब ग्लोबल होगा तो किराया कम होगा। चलिए, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो हम कुछ और तीखे सवाल लेंगे गुलाम रसूल बलियावी साहब से। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम दो टूक में, और हमारे साथ आज विशिष्ट अतिथि के तौर पर गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं। बलियावी साहब, आप कुछ राजनीतिक सवाल लेते हैं। कहा यह जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी भी योजना को लॉन्च करते हैं तो वो योजना देश के 130 करोड़ आवाम के लिए लॉन्च किया जाता है, लेकिन जो अल्पसंख्यक समुदाय के बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि मोदी की योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों तक नहीं पहुंच पाता है। लिहाजा आज से कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने एक स्पीच दिया था और यह कहा था कि क्या उज्ज्वला योजना का कनेक्शन माइनॉरिटीज भाइयों तक नहीं मिलता है,
क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ माइनॉरिटीज भाइयों को नहीं मिलता है? आपको लगता है कि इस तरीके की गंदी राजनीति होनी चाहिए? देखिए, पर्सनल तौर से कोई किसी धर्म से, किसी पार्टी से, किसी जात से हो सकता है। मेरा मानना है कि सार्वजनिक लाइफ में और जनप्रतिनिधि, वो भी देश के किसी ऐसे चेयर को, कुर्सी को पर बैठा हुआ व्यक्ति पूरे देश के लोगों की बात करता है और देश के लोगों के लिए ही देश के खजाने की योजना बनती है। मैं इसको नहीं मानता कि कोई भी योजना, चाहे भारत सरकार की हो कि राज्य सरकार की हो, वो जात और धर्म और मजहब और क्षेत्र और इलाका देखकर बनाया जाता है। फिर सर, देश के अल्पसंख्यकों को नरेंद्र मोदी के नाम से इतनी नफरत क्यों है? ये भी बात गलत है कि नफरत है। कुछ लोग उनके नाम पर नफरत फैलाते हैं। आप मोहब्बत करते हैं क्या मोदी जी से? मैंने कभी नफरत नहीं की है। मोहब्बत भी नहीं करते हैं? मोहब्बत भी खूब करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत का हर मुसलमान उनसे मोहब्बत करता है। भारत की हर कम्युनिटी, हर धर्म के लोग मोहब्बत करते हैं। सार्वजनिक मंच से ये बात कभी नहीं बोलते हैं आप? एक बार नहीं, अनेकों बार मैं धन्यवाद दे चुका हूं। सर, मोहब्बत और धन्यवाद हर अच्छे कामों के लिए, हर अच्छे कामों के लिए, चाहे राजनीतिक विरोधी हो या घरेलू विरोधी हो, मैं उस नेता और उस व्यक्ति और उस विचार का आदमी हूं। और ये तो हमारे पैगंबर ने भी सिखाया है। एक बड़ा सवाल है, बंगाल का प्रभार दिया गया है आपको। बंगाल में मुझे नहीं लगता है कि जदयू का कोई संगठन है, तो आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि शायद बीजेपी को जिताने के लिए आप लोग वहां जा रहे हैं। जनता दल यू किसी को जिताने और हराने के लिए चुनाव न लड़ता है न लड़ेगा। जनता दल यू का जो विचार है, जो आदर्श है, जो आइडियोलॉजी है, वो राष्ट्रपिता बापू हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, लोहिया हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं। और इन सारे विचारों को जब एक जगह समाहित किया गया तो उससे जो तस्वीर निकल के आई वह हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। और जनता दल यू तो कुर्बानी देते रहा है। इतिहास उठाइए, चाहे वो मंडल मामला रहा हो या किसी भी। सर, कुर्सी के लिए आप लोग समझौता भी करते रहे हैं। कुर्सी के लिए बहुतों ने समझौता किया। आप मानते हैं? माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने कुर्सी का इस्तेमाल सेवा के लिए किया है। सर, कुर्सी चाहिए नीतीश जी को, ये मानते हैं आप? देश के लिए ये सबसे बड़ी एक मिसाल बनेगी। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। देश के लिए संजय बाबू ये मिसाल बनेगी, मिसाल बन गई कि लोग कुर्सी के पीछे दौड़ते हैं और नीतीश कुमार कुर्सी के लिए नहीं, कुर्सी छोड़कर दूसरे को बैठाते हैं और सेवा का विजन रखते हैं, सेवा का जज्बा रखते हैं। 2014 का देख लीजिए। हाँ, तकलीफ तो आपको भी होगी कि जो व्यक्ति सभी जात, सभी धर्म, सभी इलाका, सभी पंथ के लिए एक सोच बनाकर विकास करे और जब जनादेश कमजोर आवे तो ये देश के इकलौता नेता हैं जिन्होंने कहा कि जनादेश मेरे पक्ष में नहीं है। मैंने इतना काम किया, 24 घंटा में 17 घंटा, 15 घंटा मैंने बिहार को विकसित बनाने के लिए काम किया। फिर भी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। तो इन सारी चीजों से आप भी रहेंगे तो आप पर असर पड़ेगा। और अब भी 2020 में भी जब हमारी पार्टी को कम डिजिट आया, संख्या बल कम आया, तो उस वक्त भी पूरे जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं सबके मन में एक भय था कि बहुत आसान नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनवा लेना। लोग बनने के लिए चयन होते हैं, लेकिन हमारे नेता ने साफ कह दिया मैं नहीं बनूंगा, जनादेश मेरे लिए नहीं है।
लेकिन जिन घटक दलों के साथ एनडीए के पार्टनर ने सबने एक सुर से कहा, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा कि मार्गदर्शन प्रधानमंत्री का था, लेकिन बिहार में विकास का चुनाव का मॉडल नीतीश कुमार थे और उनके नाम पर उनको चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करके चुनाव हम लड़े हैं, इसलिए आपको मुख्यमंत्री बनना ही पड़ेगा। यानी कि भाजपा के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बने नीतीश जी। नीतीश, आपके शब्दों में ये फीलिंग, ये भावना उनकी होती है जो बनने के लिए व्याकुल और बेचैन होते हैं। यहां बनने के लिए व्याकुल और बेचैन नहीं, बिहार को विकसित बनाने की जो बेचैनी रहती है हमारे नेता में, बिहार को ऊपर ले जाने की जो नेता की एक फीलिंग है, मैं तो साफ कहता हूं विकास की लालच है हमारे नेता में कि हमारा बिहार, कल बिहार कैसा था, आज बिहार कैसा है, कल का बिहार का ग्रेथ रोड कैसा था, आज का डीजीपी कैसा है, कल निर्माणों की क्या संख्या थी, कल स्कूल कॉलेज अस्पताल की क्या पोजीशन थी, आज क्या पोजीशन है। इन सारी चीजों को देखने के बाद मैं फख्र के साथ कहता हूं कि अन्य राज्यों की सरकारें जिस किसी भी क्षेत्र में चाहें हमारे नेता के किए हुए कार्यों के से आकर के आंख में आंख मिलाकर बात कर ले। चलिए सर, हम आगे बढ़ते हैं। ओवैसी साहब ने देश में खुद को मुस्लिम नेता के रूप में स्थापित कर लिया है, लेकिन गुलाम रसूल साहब बिहार में खुद को अल्पसंख्यक नेता के तौर पर स्थापित नहीं कर पाए अभी तक, क्या वजह है? बलियाबी साहब अपने आखिरी सांस तक किसी एक समुदाय, किसी एक धर्म के व्यक्ति राजनीतिक और सामाजिक लाइफ में नहीं बन सकते, इसलिए कि मेरी नहीं है। गुलाम साहब, सार्वजनिक मंच पे आप बोल रहे हैं, मैं आपको फ्लैशबैक में लिए चलना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं। आपने कहा था कि पानी के बिना मुस्लिम जिंदा रह सकता है, लेकिन इस्लाम के बिना मुस्लिम जिंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल सही सवाल आपने किया। विवादों से गहरा रिश्ता रहा है आपका। ये आपका बिल्कुल सवाल सही है कि मैं पानी के बगैर जिंदा रह सकता हूं, मजहब के बगैर नहीं। इस्लाम नहीं कहता है कि आप जात पात की, संविधान ये कहता है कि तुम स्वतंत्र हो। इस्लाम को मानते हैं कि संविधान को? दोनों को मानता हूं। इस्लाम मेरा आस्था है और संविधान मेरा देश है, और जब तक दोनों एक साथ लाइफ में ना हो तब तक लाइफ अधूरी है। यानी कि धर्म के प्रति कट्टरपन है आपके प्रति, देश के प्रति भी वैसे ही कट्टरपन है। मैंने तो उस समय भी कहा था, अभी भी आपके चैनल से कह रहा हूं, यह पाकिस्तान और चाइना आप दिखाओगे मेरे देश को 30% मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्चों को फौज में जगह दे दो आप, 12 घंटे के अंदर पाकिस्तान को खदेड़ दूंगा। मैं जानता हूं उनकी कौन सी नस कहां दबी है। एक बार भरोसा तो कर लीजिए, एक मौका तो दे दीजिए। हम उस देश के नागरिक हैं जिस पर हर भारतीय गर्व करता है, गुलाम साहब, जहां सूफी, संत, ऋषि, मुनि, पीर, फकीर एक घाट पर बैठकर पानी पीते हैं। मुझे लग रहा है और ये विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। ये मिलेगा तो सिर्फ भारत में मिलेगा कि एक तरफ ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती है तो उन्हीं के बाजू में जय जोगी जयपाल भी बैठे। मुझे लग रहा है गुलाम साहब 500 साल पहले की बात कर रहे हैं, जो 500 साल पहले 1500 ईस्वी में धार्मिक काल कहा जाता है। आप उस समय की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान काफ़ी बदल चुका है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। लालू प्रसाद यादव को आज भी बिहार में अल्पसंख्यक अपना नेता मानते हैं। इस बार जो वोटिंग ट्रेंड रहा है अल्पसंख्यकों का, वो जदयू के प्रति नहीं रहा, आरजेडी के प्रति ज़्यादा रहा। कहाँ लैप्सेज रह गए? यहां हमसे ज्यादा जनता दल यू ने काम पर विश्वास किया और विपक्ष ने झूठ के प्रचार पर पूरी ताकत लगा दी। सर, लोग कहते हैं कि सब तो परेशान होता है एक पराजित सेकंड। नहीं। इसका मतलब है कि इस बार झूठ जीत गए आपके अनुसार? बिल्कुल झूठ जीता है, कंप्लीट झूठ जीता है। एक ही पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी, झूठ नहीं था तो क्या था?
जितने लोग हैं सबको सम्मान वेतन दे देंगे। यह झूठ नहीं था तो क्या था? सबको सरकारी कर देंगे। यह झूठ नहीं था तो क्या था? माननीय श्री नीतीश कुमार जी झूठ बोल करके और धोखा देकर सत्ता नहीं ले सकते। इनके संस्कार और स्वभाव में यह ही नहीं है। जो है वो टनाटन स्टील है कि हम ये कर सकते हैं। कहा था कि हर घर में बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो वोट मांगने नहीं आएंगे। पहुंचाने के बाद गए। अब फिर उन्होंने कहा है कि हर खेत को पानी देंगे। बिहार के का साइज तो वही है। जनसंख्या आप देख लीजिए कितनी तेजी से बढ़ी है। 12